गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में हम हमारे भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपबंध हमारी राज्य सरकार, जिसमें आज हम राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन किया था, जिसमें प्रमुख तौर से कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियों का हमने विस्तृत अध्ययन किया था। डिटेल से हमने उसको समझा था। आज उसके आगे की कड़ी के रूप में हम देखेंगे हमारे राज्यपाल की और क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो एक एक करके हम उनको समझते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है? माफ कीजिएगा, राज्यपाल की वीटो शक्ति। किसकी शक्ति? राज्यपाल की वीटो शक्ति। कि राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या होती है? देखिए, वीटो पावर, वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार, अर्थात मैं मना करता हूं। सामान्य अर्थ यह होता है, मैं मना करता हूं। तो जो भी इस शक्ति का प्रयोग करेगा, केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि राज्यों में राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। अब इसको अलग अलग समझेंगे। धन विधेयक के संबंध में समझेंगे, साधारण विधेयक के संबंध में समझेंगे कि इन अलग अलग विधेयकों के संबंध में किस प्रकार की इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पर ध्यान ये देना है, वीटो शक्ति केवल किसी विधेयक पर ही प्रयोग करते हैं आमतौर पर, कि हमारी विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जब हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, नहीं करते हैं, लौटा देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, क्या क्या करते हैं, इन बातों को ही समझना है। ठीक है, कि जो भी विधायी प्रोसेस होता है उसको किस प्रकार से रोकने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो पहले देखते हैं अपन एक साधारण विधेयक के संबंध में हमारे राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जब विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यपाल को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, जब भी कोई साधारण विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है, पारित का हुआ विधानसभा में, भेजा कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास। तो जब भेजा जाता है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती है? किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत पहले ये शक्ति होती है कि वो तुरंत प्रभाव से जो ही विधेयक आया है उस विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर देता है। उस विधेयक पर स्वीकृति देने की घोषणा कर देता है। ठीक है, जो ही आया अपना हस्ताक्षर कर लिया और वो विधेयक कानून का रूप बन गया। एक तो ये होता है। या फिर वो विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। ठीक है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है और इससे अपन क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वीटो। अब इसका प्रयोग साधारणतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है, यानी किसी विधेयक की स्वीकृति रोकने की वो पूरी पूरी घोषणा कर सकता है। ये कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो अर्थात आत्यंतिक वीटो। या फिर वो तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जो विधेयक आया है उस विधेयक में उसको लगा कि नहीं, ये उपबंध सही नहीं है, या अनुपयुक्त है, संविधान के खिलाफ है, या कुछ किसी शक्ति का अतिक्रमण करते हैं, तो या और भी कोई उनको लगे कि नहीं, इसमें ये सुझाव और बेहतर हो सकता है, तो फिर वो पुनर्विचार के लिए पुनः विधानमंडल को भेज देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर कि यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है, लौटा नहीं सकता वो। फिर एक बार लौटा दिया है तो दूसरी बार उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, फिर उस पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या विकल्प है कि वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल पर बाध्यता है कि अगर उसकी राय में किसी विधेयक के अधिनियम बन जाने से उच्च न्यायालय की शक्तियां कम हो सकती हैं तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। अगर उसको लगे कि किसी राज्य की
किसी राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां कम हो रही हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म से संबंधित मामले से जुड़ा विधेयक है, या कोई टेररिज्म एक्ट है ऐसा, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारांतर्गत अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझनी है। मैंने आपको क्या क्या बताया है। अगर कोई विधेयक पारित होकर आ गया है तो फिर उसको हस्ताक्षर दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं या स्वीकृति प्रदान कर लेते हैं, या फिर उसको उस विधेयक पर स्वीकृति देने से रोक लेते हैं, स्वीकृति नहीं देते, या फिर तीसरी ऑप्शन है कि उसको पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में लौटा देते हैं, फिर आने के बाद में हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर उसको लगे कि नहीं ये कोई संविधान में या हमारे हाई कोर्ट में या हमारे ऐसे जो विषय हैं जिस पर राज्य को इस पर विधेयक बनाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होता है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आक्षेप कर लेता है तो उस विधेयक के संबंध में उसकी भूमिका वही समाप्त हो जाती है। किसकी? राष्ट्रपति की। अब देखो राष्ट्रपति के पास भेज लेंगे वो, अब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति भी दे सकता है और नहीं भी। वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भिजवा सकता है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है तो संदेश प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर विधानमंडल के सदन और सदनों द्वारा विधेयक पुनर्विचार किया जाता है। और यदि विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देता है तो उसे पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसके बाद भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है और चाहे तो पुनः वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 201 में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, उसके संबंध में स्वीकृति की अनिवार्यता या कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। ये बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझना है कि राज्यपाल ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है राष्ट्रपति के भेजने के लिए, तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को भेजने के बाद राज्यपाल की भूमिका तो वही समाप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा देते हैं। राज्यसभा में माफ कीजिएगा, राज्य विधानमंडल में आ गया, राज्य विधानमंडल ने पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुनः भेज दे तो अब तो राष्ट्रपति साइन करने ही होंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो तो केवल राज्यपाल के पास ऐसा है। राष्ट्रपति चाहे तो पुनः भेज सकते हैं, फिर वापस आ सकता है, कितनी बार घूमे, यहाँ पर कुछ समय सीमा नहीं है कि आपको साइन करने ही होंगे या नहीं करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी शक्ति का प्रयोग रख सकते हैं, मतलब इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं किसमें, साधारण विधेयक के संबंध में। अब थोड़ा सा है धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल क्या क्या शक्ति रखते हैं। तो देखो कि जब कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो उसके संबंध में उनको क्या क्या शक्ति प्राप्त है। पहला देखिए, वह उस विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। मतलब धन विधेयक है तो आमतौर पे जब भी वो हमारी विधानसभा द्वारा अनुमति के लिए जब प्रोसेस की जाती है तो स्वीकृति दे देते हैं, जिससे वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, प्राय वह स्वीकृति ही देता है क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पूर्व उसकी सहमति ली जा चुकी होती है। ठीक है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। लेकिन कभी विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है तो फिर वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है, वही एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु भी आरक्षित कर सकता है और ऐसा करते ही उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। गौरतलब है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास नहीं भेजा जाता है, अर्थात इस मामले में उसके पास निलंबनकारी वीटो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति भी धन विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अपने पास रोक लेता है, किंतु उसे विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता। ध्यान रखना, साधारण विधेयक को भेज सकते हैं लेकिन धन विधेयक को नहीं भेजा जा सकता। समझ गया? चूंकि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल द्वारा अनुमति देने या रोकने के लिए कुछ समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वे ऐसे विधेयकों पर भी अब वीटो पावर अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यह स्थिति राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति के संबंध में भी लागू होती है, वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बात स्पष्ट हुई? तो आप देखिए धन विधेयक के संबंध में वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्राय पूर्व अनुमति मांगी जाती है और दे ही देते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है।
ठीक है, ये होगी चीज। अब अगला है हमारे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति में आप समझिए राज्यपाल के पास क्या क्या वित्तीय शक्ति है। तो देखो, पहला है वह ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा और विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। देखो, प्रत्येक राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार देखेंगे अपना बजट फरवरी महीने में पेश करती है, और जो बजट होता है वो पूरे एक वर्ष का विवरण होता है कि आगामी इस वर्ष में हम क्या क्या किन किन क्षेत्रों में कितना हम हमारा धन खर्च करके हम क्या क्या करने जा रहे हैं, पूरा विवरण बजट जिसको कहा जाता है पेश किया जाता है। ठीक है। दूसरा, गए वर्ष की जो भी हमारी उपलब्धियां हैं कि इसमें क्या हम लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं, पूरी आर्थिक समीक्षा होती है। तो आप समझिए, तो इस प्रकार से ये पूरी शक्ति किसको मिली हुई है, हमारे राज्यपाल के द्वारा ये सब कुछ बजट कब पेश करवाना क्या है, ये सब कुछ शक्तियाँ इसके संबंध में है। ठीक है। कोई भी धन विधेयक राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही स्पष्ट किया कि कोई भी धन विधेयक है उसकी परमिशन राज्यपाल से लेनी ही होगी। यही सिस्टम हमारे वहाँ पर केंद्र सरकार में है। केंद्र हमारी संघ सरकार है, वो बिना राष्ट्रपति अनुमति से धन विधेयक पेश नहीं कर सकती। उसी प्रकार से राज्यों में भी है कि जब तक राज्य के राज्य के राज्यपाल परमिशन नहीं देंगे तब तक विधानमंडल में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकेगा। राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। अब अचानक से कोई ऐसा खर्च हो गया, उसके लिए प्रबंधन करने के लिए वो राज्य की जो आकस्मिकता निधि है उससे अग्रिम धनराशि लेने की परमिशन भी दे सकते हैं। अगला है वित्तीय शक्तियों में कि राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से किसी भी तरह का अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। विधानसभा में कोई भी अनुदान यानी ग्रांट की जो मांग की जाती है उसमें भी राज्यपाल की सहमति होना अति अनिवार्य होती है। तथा वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक मालिका CAG की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखो, राज्य वित्त आयोग जो प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले गठित कर लिया जाता है। अब ये जो राज्य वित्त आयोग आए हैं इसकी पूरी रिपोर्ट है वो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। यही नहीं, नियंत्रक मालिका परीक्षक CAG जो राज्य स्तरीय रिपोर्ट होती है उसको भी विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। यह भी राज्यपाल से पूर्व अनुमति होता है। हर 5 साल के बाद अपने राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, क्योंकि ये संवैधानिक है। और राज्य वित्त आयोग, आपको पता होगा कि जब से 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसके बाद से हर 5 वर्ष के बाद से निरंतर पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए तथा वित्तीय स्थिति का पूरा रिव्यू करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये थी हमारे राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो, करीब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे विधायी शक्तियों के संबंध में जुड़ा हुआ एक प्रमुख उपबंध है। देखो, ये क्या होता है। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। देखिए, जब कभी भी हमारे राज्य विधानमंडल का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, हमारे विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, सेशन नहीं चल रहा है, न बजट कालीन, न मानसून कालीन, न शीतकालीन, कोई नहीं, लेकिन अचानक से कोई हमारे कानून की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब कोई कानून बनाना ही पड़ेगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से हम सत्र बुला नहीं सकते, तो फिर राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो अपने इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है,
कानून के जैसा ही कानून होता है लेकिन अस्थायी। अस्थायी इसलिए क्योंकि राज्यपाल ये तुरंत प्रभाव से अपने आदेश के तहत ये कानून जारी करता है, क्योंकि आपको पता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया हमारी व्यवस्थापिका से होकर गुजरती है। व्यवस्थापिका अर्थात हमारी विधानसभा, विधान परिषद जो भी होती है उसके द्वारा राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल परमिशन दे तब वो कानून बनता है। लेकिन ये इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इसे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे राज्यपाल तुरंत प्रभाव से तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए अध्यादेश जारी करते हैं। अब अध्यादेश जारी हो गया तो वो कानूनी है लेकिन अस्थायी, क्योंकि एक अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 महीने तक उसकी जीवन काल होता है और 6 महीने के भीतर भीतर हमारे विधानसभा का सत्र बुलाना होता है और विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद फिर उसको सत्र शुरू हो गया है तो 6 सप्ताह के भीतर उसको हमारी विधानसभा से पारित करवाना होता है, नहीं तो फिर वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर इसको लागू करना है, अनवरत रूप से लॉन्ग टाइम कानून का रूप देना है तो फिर हमारी विधानसभा से उसको पारित करवा के राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा ही उसको हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम के लिए कानून का रूप प्रदान करना पड़ता है। लेकिन ये तो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन तुरंत प्रभाव से जब होता है तो राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपना ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अर्थात कानून का जो स्वरूप है, ऑर्डिनेंस है, वो जारी कर सकते हैं। ये कहलाता है अध्यादेश। देखो एक बार पुनः स्मरण कराता हूँ कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी एक प्रकार से हमारी विधेयक शक्तिकांग है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, नहीं होने के समय ये राज्यपाल को प्राप्त होती है ये शक्ति। उसके अध्यादेश संबंधी शक्ति हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला ये है कि यदि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है, राज्य के विधानमंडल के पास है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केंद्र की शक्तियों का अतिक्रमण करके आप ऑर्डिनेंस जारी कर दो, नहीं। जो राज्यपाल के पास शक्तियां हैं उन्हीं से संबंधित ही वो अध्यादेश जारी करवा सकते हैं। अब अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है, इसलिए ये भी कानूनी होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक सीमा ये बताई क्योंकि ये 6 महीने के लिए जारी किया जा सकता है और आगामी जो संसद विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह तक ये जीवित बच पाएगा। उसके बाद में या तो उसको कानून का स्वरूप प्रदान करो पारित करके विधेयक द्वारा, नहीं तो फिर वो समाप्त माना जाता है। ठीक है, अब कुछ मामले ऐसे हैं कि राज्यपाल को तब तक अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति ने ऐसे अनुदेश न दिए हो या निर्देश न दिए हो। अब कब किसमें कैसे क्या क्या है उसके संबंध में एक बार सुन लो, आप समझ लो कि यदि अध्यादेश में ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें शामिल करने से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता तो फिर वो जारी नहीं करेगा। यदि उसमें ऐसे प्रावधान हैं यदि वे किसी विधेयक में होते तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता था तो फिर वो उस संबंध में जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि अध्यादेश को निरंतर एक्टिव रखने के लिए जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसका अनुमोदन का संकल्प पारित कर दें। और जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ सदनों के द्वारा पारित किया जा सकता है, और यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों को समवेत असेंबल होते हैं तो फिर 6 सप्ताह की अवधि की गणना दोनों सदनों वाले तिथि से ही की जाती है। और अगर नहीं करें तो जब चाहे तब राज्यपाल अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे राष्ट्रपति की माफ कीजिएगा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगली है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति में क्या क्या शामिल है आप देखिए। न्यायिक शक्ति में आप देखेंगे क्षमादान से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कुछ दंडों या दंडादेशों के संबंध में क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। ये करीब करीब वैसे ही है जो हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिली हुई शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधि के तहत दोषी पाए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या प्रविलंबन या विराम कर सकता है। अब देखो क्षमादान के संबंध में यहाँ पर क्या क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में क्या क्या अंतर है आप समझ लीजिए।
राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के तहत घोषित अपराधों से संबंधित दंड या दंडादेशों पर क्षमा आदि शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि राज्यपाल होता है वो राज्य विधि से संबंधित अपराधों के मामले में केंद्र की विधि के संबंध में राज्यपाल नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि सैन्य अदालत तथा कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को बिल्कुल नहीं है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करने का अनन्य अधिकार रखता है, चाहे वो केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत, वो किसी को भी माफ कर सकता है। पर राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, वह मृत्युदंड को माफ कर दे, ऐसी शक्ति उसके पास नहीं है। वो अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है कि उसको स्थगित कर ले। ठीक है, तो बस ये महत्वपूर्ण जो अंतर है आपको समझ लेना चाहिए। ये हो गया हमारे राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अगली है आपात शक्ति, यानी राज्यपाल की इमरजेंसी पावर क्या क्या है। अब देखो, यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है, राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, तो फिर राष्ट्रपति की रिपोर्ट माफ कीजिएगा, राज्यपाल की रिपोर्ट ही या राज्यपाल का इस बात का समाधान ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन व्यवस्था चलाया जाना संभव नहीं है, तो अपने तुरंत प्रभाव से जो भी रिपोर्ट भेजेगा उसमें उसके अनुसार राष्ट्रपति 356 के तहत उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकते हैं। ये हो गई राष्ट्रपति की एक सामान्य शक्तियाँ।